टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्त के विषय में देखेंगे। इससे पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त के विषय में बात कर ली है। परीक्षा के लिहाज से ये जो जीवन वृत्त की श्रृंखला चल रही है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से जुड़े नाटक और भारतेंदु हरिश्चंद्र के से जुड़े नाटक जो है आपकी कई परीक्षाओं में लगे हैं, जैसे कि यूजीसी नेट वगैरह की। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, उन पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सीधे प्रश्न आपके बनते हैं। तो परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू करते हैं। लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को गुरुवार के दिन बनारस के गोवर्धन सराय मोहल्ले में समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जैसे कि आपको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1850 में हुआ था और इनका जन्म 1889 में हुआ। 30 जनवरी को गुरुवार का दिन था। बनारस यानी कि जो जिसे काशी भी कहते हैं, वहाँ एक गोवर्धन सराय मोहल्ला है, वहाँ उनका जन्म हुआ, एक समृद्ध वैश्य परिवार में। आगे लिखा है कि प्रसाद जी के जो पूर्वज थे मूलतः कानीकुब्ज थे, कन्नौज में रहते थे। बाद में गाजीपुर ज़िले के सैदपुर कस्बे में आकर रहने लगे। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद के पूर्वज थे वो मूलतः कानीकुब्ज गोत्र के थे और कन्नौज में रहते थे। बाद में वो गाजीपुर शिफ्ट हो गए। गाजीपुर के एक सैदपुर कस्बा है, वहाँ के रहने लगे उनके पूर्वज। आगे लिखा है कि इनके पूर्वज चीनी के बहुत बड़े व्यापारी थे। यानी कि जो जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, शक्कर कहते हैं, तो चीनी के बहुत बड़े व्यापारी थे। कहा जाता है कि एक बार चीनी से लदी कई नावें गंगा में डूब जाने के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। ये उनके पूर्वजों से जुड़ी हुई, उनके व्यापार से जुड़ी हुई ये घटना है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि तथ्य जो हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे संकलित हुए हैं। आगे है कि प्रसाद के पितामह शिवरतन साहू सुरती के व्यवसाय में इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका परिवार पूरे बनारस में सोहनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रसाद जी के जो पितामह थे उनका नाम शिवरतन साहू था। वो सुरती का उनका व्यापार था और वो इतने प्रसिद्ध हुए कि उनको पूरे बनारस में सोहनी साहू के नाम से जाना गया। इनका जो परिवार था उसको सोहनी साहू के नाम से जाना गया। आगे है कि शिवरतन साहू जो इनके पितामह थे, उनके 6 पुत्रों में तीसरे पुत्र देवकी प्रसाद साहू थे। जयशंकर प्रसाद इन्हीं के पुत्र थे। तो जो सुरती के व्यापारी थे, इनके पितामह यानी कि शिवरतन साहू, उनके 6 पुत्र थे और तीसरे नंबर के जो पुत्र उनके थे यानी कि देवी प्रसाद साहू, जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ही थे। तो ये शिवरतन साहू के तीसरे नंबर के पुत्र थे और पिता और पितामह दोनों ही महादानी थे। यानी कि इनके पिता यानी कि देवी प्रसाद साहू और शिवरतन साहू जो इनके पितामह थे, दोनों महादानी माने गए हैं और उनकी दानशीलता का गुण प्रसाद को विरासत में मिला। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद के अंदर भी दानशीलता का गुण था और जो गुण इनको विरासत में मिला उनके पिता और पितामह के द्वारा। उनकी दानशीलता से जुड़ी हुई ये घटना यहाँ पे लिखी है कि प्रसाद जी के पिता और पितामह यानी कि पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरतन साहू, ये दोनों प्रतिदिन गंगा स्नान या विश्वनाथ जी का दर्शन करके लौटते तो रुपए पैसे लुटाते चलते बनारस की जनता हर हर महादेव की जय घोष से इस वंश के लोगों का सम्मान करती थी। इस तरह का सम्मान बनारस महाराज के अतिरिक्त केवल इसी वंश परंपरा को प्राप्त था। तो जयशंकर प्रसाद जिस समृद्ध परिवार से आते हैं वो बहुत ख्यातिलब्ध परिवार था और उनकी वंश परंपरा भी बहुत ख्यातिलब्ध है वहाँ पे। तो ये उनकी दानशीलता से जुड़ा हुआ जिक्र, उनके पिता और पितामह की दानशीलता से जुड़ा हुआ एक घटना। आगे है कि जयशंकर प्रसाद का पूरा परिवार शिव उपासक था, यानी भगवान शिव का उपासक था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि काशी यानी कि बनारस में ये लोग रहते थे और बनारस में जयशंकर प्रसाद रहते थे और वहाँ जो उनका काशी को भगवान शिव की नगरी ही माना गया है, तो वो शिव के उपासक थे। ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जयशंकर प्रसाद का परिवार किस ईश्वर का उपासक था या जयशंकर प्रसाद किसे इष्ट मानते थे। तो परीक्षा में ऐसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है कि माता पिता प्रसाद जी के जन्म को लेकर झारखंड के वैद्यनाथ धाम से उज्जैनी के महाकाल तक की आराधना की थी।
यानी कि जो प्रसाद जी के माता पिता थे, यानी कि पिताजी देवी प्रसाद और माता जी उनके जन्म को लेकर उन्होंने झारखंड में वैद्यनाथ धाम है, वहाँ से लेकर उज्जैनी के भगवान महाकाल तक की उन्होंने आराधना की थी। और इसी कारण से जो जयशंकर प्रसाद थे, उनके बचपन का नाम झारखंडी पड़ा था, क्योंकि झारखंड के वैद्यनाथ धाम के आशीर्वाद से उनको जयशंकर प्रसाद रूपी रत्न प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उनके बचपन का नाम जो जयशंकर प्रसाद का था या रखा, वो झारखंडी था। बाद में इनका जयशंकर प्रसाद नामकरण जो हुआ वो वैद्यनाथ धाम जो कि झारखंड में है, वहीं पे इनका नामकरण हुआ। घर में लोग इन्हें खांडे राव नाम से बुलाते थे, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, खांडे राव के नाम से इनको घर पे बुलाया जाता था। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि इनका नामकरण कहाँ हुआ, घर में लोग इन्हें किस नाम से पुकारते थे और इनके पिता का नाम क्या था, पितामह का नाम क्या था। तो ये तथ्य आपको पता होने चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्त के विषय में। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में दाखिला लिए, पर कुछ ही समय में छोड़ दिए। जैसे कि आपको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जब हमने बात करी तो हमने बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन उन्होंने भी किसी कारणवश छोड़ दिया और इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया था उसी कॉलेज में, लेकिन इन्होंने भी कुछ समय में ही छोड़ दिया। आगे है कि प्रसाद जी के संस्कृत शिक्षक दीनबंधु ब्रह्मचारी थे। इस नाम को भी आपको याद रखना है। जो इनके संस्कृत शिक्षक थे वो दीनबंधु ब्रह्मचारी थे। प्रसाद जी संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। भाषाओं की अच्छी जानकारी थी जयशंकर प्रसाद की, जिसको आप उनके नाटकों की जब आप शैली देखेंगे, चाहे स्कंदगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त हो, जब आप पढ़ेंगे तो आप उनकी जो भाषा शैली है उससे आप रूबरू होंगे। आगे है कि अमरकंटक यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि 3-4 वर्ष बाद माताजी भी गुजर गईं। तो इस तरीके से अमरकंटक यात्रा आपको ध्यान रखना है। वहाँ से लौटने के बाद देवी प्रसाद जो उनके पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि परिवार को लेकर प्रसाद के जीवन में काफ़ी ट्रेजेडी हुई। 12 वर्ष की उम्र में पिता, 15 वर्ष की उम्र में माता तथा 17 वर्ष की उम्र में बड़े भाई शंभु रत्न का देहावसान होने से ये पूरी तरह टूट गए। तो ये इनके जीवन की एक ट्रेजेडी थी कि 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता चले गए और उसके बाद 15 वर्ष के हुए तो उनकी माता का देहावसान हो गया, 17 के हुए तो उनकी बड़े भाई जो शंभु रत्न थे उनका देहावसान हो गया। तो इस तरीके से उनकी जीवन में बहुत ही दुखद घटनाएं घटी। उसके बाद है कि जयशंकर प्रसाद ने 3 शादियां की थी, जैसा कि आपको पता है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, तथ्य भी याद रखना है कि उन्होंने कितनी शादियां की। पहली शादी उनकी 1908 में हुई थी और उन्होंने स्वयं किया था। प्रथम विवाह उन्होंने स्वयं किया था 1908 में। कारण क्या था कि उनके परिवार में एक भी पुरुष जीवित नहीं बचे थे, तो उनको ये प्रथम विवाह उन्होंने स्वयं किया 1908 में। 1889 में मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा उनका जन्म हुआ था। 1908 में उनका पहला विवाह हुआ। पहली पत्नी का क्षय रोग के कारण शीघ्र ही उनका देहावसान हो गया। पहली पत्नी जो थी जिनके साथ उनका विवाह 1908 को हुआ था, उनका क्षय रोग के कारण शीघ्र ही देहावसान हो गया। दूसरी शादी उन्होंने 1916 में की, लगभग 8 वर्ष के बाद। किंतु दूसरी पत्नी भी पहली पत्नी के कपड़े आदि के संसर्ग से क्षय रोग से ग्रसित हो स्वर्गवासी हो गई। यानी कि आपको पता है पहली पत्नी जिनसे 1908 में विवाह किया वो क्षय रोग से ग्रस्त थी। दूसरी पत्नी से जब 1916 में विवाह किया तो पहली पत्नी के जो कुछ वस्त्र आदि थे उनका इस्तेमाल उन्होंने किया होगा, तो उसके संसर्ग से क्षय रोग से वो भी ग्रसित हो गई और उनका भी उसी तरीके से देहावसान हो गया। तो 1916 में उन्होंने दूसरी शादी की थी। तीसरी शादी उन्होंने 1918 में की, यानी कि लगभग 2 वर्ष बाद। इस पत्नी से ही उनके एकमात्र पुत्र रत्न शंकर उत्पन्न हुए। तो इस पत्नी यानी कि जो तीसरी शादी उन्होंने की थी वो 1918 में की और इससे उनको एक रत्न शंकर उनके पुत्र का जन्म हुआ। और तो इनका भी ध्यान आपको रखना है, जो इनके एकमात्र पुत्र थे रत्न शंकर। आगे है कि जयशंकर प्रसाद मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने बचपन के गुरु मोहनीलाल गुप्त, जिनका उपनाम रसमय सिद्ध था,
को ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर दिखाए थे। इसमें प्रसाद ने अपना नाम कलाधर लिखा था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की थी तो उनके बचपन के गुरु थे जिनका नाम था मोहनीलाल गुप्त, जिनका एक उपनाम है रस्म सिद्ध। तो इनसे जुड़ी भी आपको बातचीत ध्यान रखनी है। इनको प्रसाद जी ने ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर दिखाया था और उस सवैये में अपना नाम उन्होंने लिखा था कलाधर। तो कलाधर से जुड़ी हुई बातचीत भी परीक्षाओं में आती है कि कलाधर किसका नाम था, तो जयशंकर प्रसाद जी का था। तो आपको ये तथ्य भी ध्यान रखने हैं। आगे है कि प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं की शुरुआत पहले ब्रजभाषा से की और बाद में खड़ी बोली के प्रति समर्पित हो गए। ये तथ्य भी आपको इनसे जुड़ा ध्यान रखना है। आगे है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, हिंदी में जो छायावाद है उस छायावाद में 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें एक हैं जयशंकर प्रसाद, एक है निराला, एक है सुमित्रा नंदन पंत, एक है महादेवी वर्मा जी। तो ये 4 प्रमुख स्तंभ है जिन पूरा छायावाद एक तरीके से लगभग जो एक बड़ा हिस्सा छायावाद का इन पर टिका पाया जाता है। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद एक छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में है। इनको छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी का साहित्यिक यात्रा सन 1909 में उनके भांजे थे अंबिका प्रसाद गुप्ता, उनके संपादकत्व में इंदू नामक पत्रिका से उनकी जो साहित्यिक यात्रा है वो शुरू हुई। तो 1909 में इनकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई, आपको ध्यान रखना है। ये इनके भांजे थे अंबिका प्रसाद गुप्ता, वो इंदू पत्रिका का संपादन करते थे। तो उनके ही संपादकत्व में उन्होंने रचनाएं उस पत्रिका में लिखी। तो ये इनके साहित्यिक यात्रा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि जो इनकी विधिवत एक साहित्यिक यात्रा शुरू हुई वो 1909 में शुरू हुई। इंदू पत्रिका में उन्होंने लिखा, जो कि इनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्ता के संपादकत्व में निकलती थी। वैसे प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 में भारतीय पत्रिका में कलाधर नाम से छपी थी। लेकिन विधिवत यात्रा तो 1909 से शुरू हुई। अगर ये प्रश्न आपकी आता है कि इनकी एक साहित्यिक यात्रा कब से शुरू मानी जाती है, तो 1909 से मानी जाती है। लेकिन अगर ये आता है कि उनकी पहली कविता किस नाम से थी और कहाँ छपी थी, तो उनकी जो पहली कविता थी वो सामंत पंचक शीर्षक से है, जो कि 1906 में भारतीय पत्रिका में कलाधर उपनाम से छपी थी। तो ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। इनकी जो साहित्यिक यात्रा विधिवत शुरू हुई वो 1909 में शुरू हुई और जो पहली कविता इनकी छपी वो सामंत पंचक नाम से 1906 में छपी भारतीय पत्रिका में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इनसे जुड़े हुए। कुछ और तथ्य हैं महत्वपूर्ण, इन पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ये तथ्य भी पूछे जाते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना प्रथम प्रभात शीर्षक से आई थी, जो सन 1918 में आई। जो इनकी प्रथम छायावादी रचना थी वो प्रथम प्रभात शीर्षक से थी, 1918 में प्रकाशित हुई। झरना इनका काव्य संग्रह है, उसी में संकलित है। तो छायावाद की जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम छायावादी रचना है वो प्रथम प्रभात है। इसको आपको ध्यान रखना है। प्रथम है तो प्रथम छायावादी रचना है तो प्रथम प्रभात है, यानी कि पहला प्रभात है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रथम प्रभात इनकी पहली यानी कि प्रथम छायावादी रचना है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई। झरना इनका जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है वो। झरना भी कई बार पूछी जाती है। झरना काव्य संग्रह जो है वो प्रसाद जी का ही है। आगे है कि प्रसाद जी की प्रथम पुस्तिकाकार रचना उर्वशी चंपू काव्य है, जो 1909 ईस्वी में इंदू में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की जो प्रथम पुस्तिकाकार रचना मानी जाती है वो उर्वशी मानी जाती है। उर्वशी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। चंपू काव्य है, यानी चंपू काव्य से अपरिचित है, अगर नहीं परिचित है तो बता देते हैं। चंपू काव्य ऐसी रचना होती है जो गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है, उसे चंपू यानी कि ऐसी रचना जिसमें गद्य का भी इस्तेमाल हुआ और पद्य का भी इस्तेमाल हुआ, यानी दोनों रूपों का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी रचना को चंपू काव्य कहते हैं। उर्वशी उनमें से ऐसे काव्यों में से एक है, चंपू काव्य है। और प्रसाद जी की जो प्रथम पुस्तिकाकार रचना है वो उर्वशी मानी जाती है, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई इंदू पत्रिका में। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी का करुणालय एक नाटक है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो प्रसाद जी का जो करुणालय नाटक है
वो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। आगे तथ्य दिया है कि खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आपको पता है, ब्रज से उनको प्रेम था, लेकिन बाद में वो पूर्णतः खड़ी बोली के प्रति समर्पित हो गए, जिसकी हमने अभी बात करी थी। तो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम माना जाता है। ये आपको तथ्य याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि खड़ी बोली में प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। सन 1914 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित खोलो द्वार इनकी प्रथम छायावादी कविता है। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे अभी हमने चर्चा करी थी कि प्रथम छायावादी रचना जो प्रथम प्रभात है और 1918 में प्रकाशित हुई और झरना में संकलित है। अगर हम उसकी बात करें, कविता की बात करें, जो इनकी प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है वो है खोलो द्वार, जो कि 1914 में हिंदू में प्रकाशित हुई। तो इन दोनों ही प्रश्नों में बहुत अंतर है, प्रथम छायावादी रचना और प्रथम छायावादी कविता। कविता के तौर पे अगर देखेंगे तो इनकी पहली का जो छायावादी कविता है वो 1914 में ही छपी थी आपकी हिंदू पत्रिका में, और उसके बाद 1918 में झरना काव्य संग्रह में आपकी प्रथम प्रभात उनकी प्रथम छायावादी रचना छपी। तो इस तरीके से प्रथम छायावादी रचना और प्रथम छायावादी कविता में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रथम छायावादी कविता आपकी छपी हिंदू में और खोलो द्वार शीर्षक से 1914 में। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की रचना झरना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है, इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षाओं में तथ्य आते हैं। प्रसाद की जो रचना झरना है, ये छायावाद का जो वास्तविक आरंभ मानते हैं, यानी कि स्टार्टिंग मानते हैं छायावाद की, वो झरना से मानते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी जो कि महत्वपूर्ण आलोचक हैं, इन्होंने झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा है। अगला तथ्य है कि प्रसाद की रचना चित्राधार में इनकी ब्रजभाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। एक इनकी रचना है प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की चित्राधार, तो उसमें उन्होंने इनकी जो ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, वो कविताएं जो हैं संकलित है चित्राधार में। तो चित्राधार इनकी ब्रजभाषा का एक काव्य संग्रह है। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में 1909 में की, बाद में इसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में कर दिया। तो प्रसाद जी की जो प्रेम पथिक रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इन्होंने पहले इसकी ब्रजभाषा में रचना करी थी 1909 में, और उसके बाद इन्होंने इसका खड़ी बोली में अनुवाद भी किया 1914 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुवाद इन्होंने कब किया और इसकी रचना मूल जो हुई ब्रजभाषा में वो कब हुई। ये दोनों अलग प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनका एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदू साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इन्होंने प्रसाद को, यानी कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य थे कुछ जयशंकर प्रसाद के जीवन वृत्त से जुड़े हुए, जिन पर हमने बात करी। तो परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं सोच रहा था जीवन वृत्त की मैंने सोचा था कि जब मैंने भारतेंदु के बारे में बातचीत करी तो मैंने कहा था कि इसके आगे भी जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनके जीवन वृत्त के विषय में बातचीत करेंगे। तो उसी क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ये जयशंकर प्रसाद पे दूसरा वीडियो है। इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे जो रचनाकार बचे हैं, जो तमाम परीक्षाओं से संबद्ध हैं, जैसे कि यूजीसी नेट वगैरह, जिनके नाटक और रचनाएं तमाम एग्ज़ाम्स में लगी हैं, तो जीवन वृत्त इनका वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लाजिम है कि जो आपकी विश्वविद्यालय हायर एजुकेशंस में जो एग्ज़ाम होते हैं यूजी पीजी स्तर पे, वहाँ पे भी ये जो आपका टॉपिक है वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी आपके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से परीक्षा के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे किसी नए रचनाकार पे बात करने की। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।